हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू हफ्शास कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? होपफुली ऑल इज वेल। देन हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी के अंदर हम जर्नल टॉपिक ले रहे हैं। ओके। इंट्रोडक्शन टू जर्नल, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, फॉर्मेट एंड लिमिटेशंस ऑफ ए जर्नल। मीनिंग ऑफ जर्नल, जर्नल होता क्या है? अकॉर्डिंग टू एमजे कीलर ने कहा है, ए जर्नल इज़ ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ऑफ ए बिजनेस। कि जो जर्नल होता है वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का बिजनेस की एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है। इट इज़ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री और ओरिजिनल एंट्री। ये ऐसी बुक होती है जिसके अंदर प्राइमरी एंट्रीज़ होती हैं, ओरिजिनल एंट्रीज़ होती हैं, एंट्री इन विच ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, द फर्स्ट इन द सीक्वेंस इन विच द ट्रांजेक्शन हैड एक्चुअली अकर्ड। कि जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, चाहे वो किसी ने परचेज़ की हो कोई चीज़ या सेल आउट की है, तो हर एक चीज़ का इसके अंदर डिटेल दी हुई होती है ट्रांजैक्शन के साथ में। कि जैसे परचेज़ की है गुड्स, तो किसने की है उसका नाम ट्रांजैक्शन में मेंशन किया जाएगा। मीनिंग ऑफ जर्नलाइजिंग, अकॉर्डिंग टू रॉलैंड ने क्या कहा? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल इज़ कॉल्ड जर्नलाइजिंग। जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन करने को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? इट इज़ ए क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ऑफ ए बिजनेस। ये बिज़नेस की जो बेसिक ट्रांजैक्शंस हैं उनका रिकॉर्ड होता है। इट इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री विच रिकॉर्ड्स ऑल द डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वेरियस सोर्सेज डॉक्यूमेंट्स। ये ओरिजिनल एंट्री होती है उस रिकॉर्ड की जो हमने अलग अलग रिसोर्सेज से डॉक्यूमेंट्स रिसीव किए हैं। ओके। इट रिकॉर्ड्स बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन्स, जैसे डेबिट क्रेडिट, यूजिंग डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। यहाँ पर क्या होता है कि जो एंट्री होती है ना, वो एक अकाउंट के अंदर तो डेबिट की जाती है, दूसरे अकाउंट से क्रेडिट की जाती है। इसलिए यहाँ पर दो अकाउंट्स के ऊपर फ़र्क पड़ता है, इसीलिए इसे डबल एंट्री कहा जाता है। ये डबल एंट्री सिस्टम होता है। इट गिव्स कंप्लीट डिटेल्स ऑफ ए ट्रांजेक्शन इन वन एंट्री। इसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स दी होती हैं एक एंट्री के अंदर। किसने माल ख़रीदा है, किसको बेचा है, और कैश में पेमेंट की है या उधार लिया है। कैश और क्रेडिट पता चल जाता है कि एंट्री में कम्प्लीटली बात क्या है। इट फॉर्म्स द बेस फॉर रिकॉर्डिंग और ट्रांसफेरिंग द जर्नलाइज्ड ट्रांजेक्शन्स टू द इंडिविजुअल अकाउंट्स नॉन एज लेजर अकाउंट। इट फॉर्म्स द बेस, ये बेस बनाता है जो ट्रांसफ़र करते हैं ना हम जर्नलाइजिंग ट्रांजेक्शन्स को लेजर अकाउंट में। लेजर अकाउंट हर एक नेम की अकॉर्डिंग अलग अलग अकाउंट बनता है। जैसे रमेश अकाउंट बनेगा, रमेश की जो एंट्रीज़ होंगी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, सारी एंट्रीज रमेश के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। परचेज़ अकाउंट में जाएगा, बैंक अकाउंट में जाएगा। सारी एंट्रीज़ जो हैं वो अकाउंट वाइज अलग अलग सेपरेट कर दी जाती है जर्नल से लेकर, इसीलिए इसे लेजर पोस्टिंग कहा जाता है। सिंस ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए जर्नल, इट इज़ करेक्टली नॉन एज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो रिकॉर्ड की जाती हैं फर्स्ट टाइम जर्नल के अंदर, करेक्टली नॉन एज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसीलिए जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहा जाता है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? इट प्रोवाइड्स कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके अंदर एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डेट वाइज एंट्रीज मिलती हैं। इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ एरर्स इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अगर हम डे बाय डे डेट वाइज चीज़ों को रिकॉर्ड करते चलेंगे तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी हमारी एरर्स आने के चांसेस हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। सिंस द अमाउंट डेबिटेड कैन बी वेरीफाइड विद द अमाउंट ऑफ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। बस अमाउंट डेबिट जो हुई है उसको किस डेबिट अकाउंट का क्रेडिट अकाउंट से क्या कनेक्शन है वो क्लियर होना चाहिए।
It provides a base for recording or transferring the entries in the individual ledger account. ये क्या है, बेस देता है आपको ट्रांसफ़र करने के लिए लेजर अकाउंट में. It helps in locating the errors in case of disagreement of trial balance. कि अगर कोई भी ट्रायल बैलेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर हम उसे लेजर से और जर्नल से मैच करके फाइंड आउट कर सकते हैं. इट प्रोवाइड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजेक्शन दैट हैज़ बीन रिकॉर्डेड दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई रीज़न फॉर द रिकॉर्ड. कि ये डिस्क्रिप्शन देता है ट्रांजेक्शन का जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि हमें रिकॉर्ड के रीजंस का पता चल जाए. टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री. जर्नल एंट्रीज कितने टाइप की होती है. सिंपल जर्नल एंट्री. इट इज़ द टाइप ऑफ एंट्री इन विच ओनली टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड where one account is debited and another account is credited with an equal amount. कि कोई भी सिंपल जर्नल एंट्री जिसका एक अकाउंट डेबिट किया जाता है और अनदर अकाउंट क्रेडिट किया जाता है. कंपाउंड जर्नल एंट्री. इट इज़ द टाइप ऑफ एंट्री इन विच मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड. कंपाउंड एंट्री होती है जिसके अंदर मोर देन टू अकाउंट, जैसे कि हमने परचेज़ किया है, ठीक है, तो परचेज़ में हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो यहाँ पर दो अकाउंट्स हो रहे हैं, ठीक है, परचेज़ अकाउंट एंड डिस्काउंट अकाउंट. जो भी हमें डिस्काउंट मिल रहा है साथ में डबल अकाउंट हो जाएंगे. फिर टू कैश. इट इज़ द टाइप ऑफ एंट्री इन विच मोर देन टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड, वन और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड. और जब हम कैश में कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं तो डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, लेकिन जब क्रेडिट में करते हैं तो हम डिस्काउंट को शो करते हैं. वन और मोर अकाउंट्स आर डेबिटेड एंड वन और मोर अकाउंट्स आर क्रेडिटेड और वाइस वर्स. फॉर्मेट क्या होता है जर्नल का. फॉलोइंग इज़ द फॉर्मेट ऑफ ए जर्नल अलॉन्ग विद द एक्सप्लेनेशन फॉर ईच हेड. डेट आती है सबसे पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में पर्टिकुलर्स आ जाएंगे, थर्ड कॉलम में लेजर फॉलियो आ जाएगा, फोर्थ कॉलम में डेबिट साइड डेबिट अमाउंट आ जाएगी एंड फिफ्थ कॉलम में क्रेडिट अमाउंट आ जाएगा. डेट हम क्या लिखते हैं, डेट के बारे में डिस्क्राइब कर रही हूँ मैं. डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स is entered in the form first column. This date is entered only one unless and until there is change in the date of transaction. It should be entered in a proper sequence. यहाँ पर proper sequence में date लिखी जाती है. Particulars. Each business transactions has two accounts, debit and credit. In the first line of the particular column, name of the debit account is written along with word debit and the end at the end. In the second line is start with the word to. जैसे कि हमने करना है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो एक साइड में हम परचेज अकाउंट लिखेंगे एंड अनदर साइड में हम यहाँ पर कैश अकाउंट लिख देंगे. टू कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश. परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश हम जैसे कर देंगे. फिर इसके साथ हमें नरेशन लिखना है. नरेशन एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज़ प्रोवाइडेड विद इन द ब्रैकेट्स आफ्टर ईच जर्नल एंट्री इज़ कॉल्ड नरेशन. जैसे कि रमेश से माल ख़रीदा गया, गुड्स परचेज बाय रमेश या फ्रॉम रमेश. लेजर फॉलियो में क्या होता है, ऑल जर्नल एंट्रीज आर पोस्टेड letter into the journal ledger account. The page number or folio number of a ledger is recorded in the ledger folio column of the journal. जर्नल एंट्री के जिस पेज पर ये एंट्री थी वो लेजर फॉलियो में लिखा जाएगा. टिल देन द कॉलम रिमेंस ब्लैंक, या फिर तब तक वो कॉलम ब्लैंक छोड़ दिया जाएगा. डेबिट. द अमाउंट ऑफ द अकाउंट बीइंग डेबिटेड इज रिटन इन दिस कॉलम. Credited. The amount of account being credited is written in this column. Limitations क्या होती हैं. As the number of transactions is a business are large. अगर business की transactions large हैं, journal becomes bulky and voluminous and therefore is not suitable in case of such large volumes of transactions. It is
considered as a difficult process is recording of journal entries requires proper identification of accounts and corrective compliance of accounting concepts and conventions. कि जो अगर लार्ज अमाउंट में होगा फिर डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगी रिकॉर्डिंग की जर्नल एंट्रीज की और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं होएगा तो करेंट कंप्लायंस की अकाउंटिंग कंसेप्शन कन्वेंशंस हो जाएंगी. कैश ट्रांजेक्शन्स आर यूजुअली रिकॉर्डेड इन ए सेपरेट बुक कॉल्ड कैश बुक. जब कैश की ट्रांजेक्शन्स को हम सेपरेटली निकाल लेते हैं, कैश बुक कहा जाता है उसे. दोज ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड इन जर्नल. उन ट्रांजेक्शन्स को हमें जर्नल में नहीं रखा जाएगा, इसकी लिमिटेशंस हो जाएंगी. आफ्टर रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज separate ledger account is required to be prepared individual account to balance. Therefore, a journal can never be used as a substitute to ledger. Important consideration: journal transactions. Understanding the steps in journalizing, casting, carry forward, and some important considerations. Steps in journalizing: the process of analysis all the business transactions of debit, credit, and recording them in the journal is called journalizing. कि डेबिट क्रेडिट करते हैं हम उन्हें जर्नल में तो उसे जर्नलाइजिंग कहा जाता है. फॉलोइंग आर द स्टेप्स ऑफ फॉलोड इन जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन्स. फर्स्ट है डिटरमाइन द टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन द ट्रांजेक्शन. कि जो दो अकाउंट्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांजेक्शन में. क्लासीफाई द अकाउंट्स इनटू एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस एंड इनकम. Apply the rules of debit credit for the above two accounts and identify which account is to be debited and credited. यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट रूल अप्लाई होता है और हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है. जैसे कि हम सेल कर रहे हैं और कैश में कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स. तो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया कि कैश अकाउंट को डेबिट करना है और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है. रिकॉर्ड द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रांजेक्शन एंड मेंशन द रेस्पेक्टिव डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स अगेंस्ट ईच आइटम. Write a brief description of the transaction recorded within brackets in the next line in the particulars column. Such description is termed as narration. कि एक तो हमें क्या करना है कि ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है ट्रांजेक्शन्स का. ब्रैकेट के अंदर जो हम नरेशन लिखते हैं उसे डिस्क्रिप्शन को नरेशन कहा जाता है. ड्रॉ अ लाइन अक्रॉस द पर्टिकुलर कॉलम टू डिवाइड वन जर्नल एंट्री फ्रॉम द अदर. फर्स्ट हम क्या करते हैं कि हमने कोई भी अकाउंट जो भी हम डेबिट कर रहे हैं फर्स्ट लाइन में वो लिखेंगे. सेकंड लाइन में टू करके फिर हम दूसरा अकाउंट लिखेंगे जो हमें क्रेडिट करना है. थर्ड लाइन में हम ब्रैकेट में नरेशन लिखेंगे. एंड फोर्थ लाइन में हम एक ब्लैंक बस सीधी लाइन खींच देंगे, ड्रॉ लाइन अक्रॉस द पर्टिकुलर. फिर हम नेक्स्ट जो एंट्री है वो एक लाइन खींचने के बाद उसके स्टार्ट करेंगे. कास्टिंग, टोटलिंग एंड कैरिंग फॉरवर्ड. द प्रोसेस ऑफ टोटलिंग the amount in the debit and credit column on each page of a journal is termed as costing or totaling. This is required when the transaction of a business are voluminous and requires a number of pages of journal. After totaling the amount on each page in the particulars column against the total, the word total CF carried forward or written. कि total CF लिखा जाएगा. This shown the column the amount that has been carried forward to the next page. कि इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है ये नेक्स्ट पेज पर जाएगा. इन द पर्टिकुलर कॉलम अगेंस्ट द अमाउंट ब्रॉट फॉरवर्ड द वर्ड टोटल BF. इसका मतलब कि ये आगे ले जाया गया और वो पीछे लेकर आया गया, पीछे से लेकर आया गया. ब्रॉट फॉरवर्ड आर रिटर्न. This shows the amount that has been brought forward from the previous page. फर्स्ट पेज पर हमें नेक्स्ट पेज के लिए टोटल CF लिखना है एंड नेक्स्ट पेज पर हमें टोटल BF ब्रॉट फॉरवर्ड यहाँ पर लिखना होगा.
Point the determine cash and credit transactions. In the name of the seller or purchaser is mentioned in a transaction stating that cash is transacted, then it is accounted as a cash transaction. कि जब कैश को ट्रांजैक्शन किया जाएगा तो यहाँ पर कैश ट्रांजैक्शन होगी. नेम ऑफ द सेलर परचेज मेंशन्ड इन ए ट्रांजैक्शंस. If the name of the seller or purchaser is mentioned in a transaction without stating that cash is transacted, it is accounted as a credit transaction. If the transaction relates to sales or purchase and the name of the seller or purchase is not given, it is accounted as a cash transactions. कि अगर हमने कैश पेमेंट वाला केस है तो वहाँ पर नेम नहीं लिखेंगे हम सेलर और परचेज़र का. और अगर क्रेडिट में कोई चीज़ें हम परचेज़ या सेल आउट कर रहे हैं तो वहाँ पर हम परचेज़र या सेलर का नेम मेंशन करेंगे. इन केस ऑफ एक्सपेंसेस even if the name of the party receiving or making payment is given, it is accounted as expense incurred in cash and personal account of the person receiving the amount is not debited. Any amount introduced as capital in the business by the superior proprietor is credited to his or her capital account, whereas withdrawal of cash or goods for his or her personal use is debited to drawings account. कि अगर कोई भी ऑनर है और वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी अमाउंट निकालता है बिजनेस से तो वहाँ पर ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश निकाला जा रहा है तो यह कैश क्रेडिट में आएगा. अंडरस्टैंडिंग परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ गुड्स बिफोर अंडरस्टैंडिंग द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स. Goods are those items that are purchased for manufacture for the purpose of release and not for the purpose of using it in the business. The items that are purchased to use the various business activities for a longer period of time are assets or and not goods. कि अगर हम कोई भी चीज़ का परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं और वो हम बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो लॉन्गर पीरियड वो हमारी क्या हो जाती है, गुड्स हो जाती हैं. अगर हम बिज़नेस पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें हम गुड्स कहेंगे. अगर हम पर्सनल यूज़ के लिए परचेज़ या सेल कर रहे हैं तो वो हमारी एसेट कही जाएंगी. तो ये डिफरेंस होता है एसेट एंड गुड्स में. इट इज़ नेसेसरी टू हैव एन आइडिया ऑफ अकाउंट्स एसोसिएटेड विद परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एज फॉलोज. जैसे परचेज अकाउंट, दिस अकाउंट इज डेबिटेड व्हेन द गुड्स आर परचेज बाय फॉलोइंग रूल फॉर एक्सपेंसेस अकाउंट. परचेज अकाउंट में क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड. कि अगर एक्सपेंस में इंक्रीज़ हो रहा है तो वो डेबिट किया जाएगा और अगर एक्सपेंस में डिक्रीज़ हो रहा है तो वो क्रेडिट किया जाएगा. सेल्स अकाउंट में दिस इज अकाउंट इज़ क्रेडिटेड व्हेन द गुड्स आर सोल्ड. अगर सेल्स गुड्स सोल्ड हो रही हैं तो ये अकाउंट जो है वो क्रेडिट किया जाएगा. फॉलोइंग रूल फॉर रेवेन्यू. इंक्रीज इन रेवेन्यू इज़ क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन डेबिट. ओके. फिर परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है. इट इज़ क्रेडिटेड व्हेन द गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न by the firm in the event of finalizing the accounts. Such purchase return account is deducted from the purchase account to show the purchase at net amount. कि अगर गुड्स हैं, ठीक है, वो हमने परचेज रिटर्न अकाउंट हमने परचेज़ कर दिया, वो हमारे पास वापस आता है परचेज़, तो यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ क्रेडिटेड व्हेन द गुड्स परचेज आर रिटर्न. तो ये परचेज़ जो है वो क्रेडिट हो जाएगी. जैसे हमने परचेज अकाउंट डेबिट किया तो यहाँ पर क्या होगा, टू परचेज रिटर्न क्रेडिट में जाएगा. सेल्स रिटर्न, जैसे हम टू सेल्स करते हैं, क्रेडिट में सेल्स को करते हैं, जब सेल्स रिटर्न आएगी तो वो डेबिट में आ जाएगी. इट इज़ डेबिटेड व्हेन द गुड्स सोल्ड आर रिटर्न टू द फर्म
In the event of finalizing the account, such as the sales return account is deducted from the sales account to show the sales net amount. Closing stock account, it shows the value of the unsold stock. क्लोजिंग स्टॉक हमारी अनसोल्ड स्टॉक को शो करता है. इट इज़ द बैलेंस ऑफ ओपनिंग स्टॉक नेट परचेज. अगर हमें क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशंस करनी है तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक ऐड करते हैं, उसमें नेट परचेजेस ऐड की जाती है, डिडक्ट किया जाता है नेट सेल्स विच इज़ वैल्यू ऑफ कॉस्ट. ये कॉस्ट की वैल्यू होती है और नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है विच एवर इज़ लेस, इसमें जो भी कम हो वो. मीनिंग एडवांटेजेस अकाउंटिंग फॉर डिस्काउंट एंड रिबेट. डिस्काउंट एंड रिबेट होता क्या है? डिस्काउंट, व्हाट इज़ डिस्काउंट? इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स. कि जो भी गुड्स हैं उनके प्राइस में जो रिड्यूस होता है, सर्विस और रिडक्शन इन द टोटल अमाउंट पेएबल फॉर सच गुड्स और सर्विसेज. सच डिस्काउंट इज़ फर्दर क्लासिफाइड एज ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट. कि जो हमारा डिस्काउंट होता है ये किसी भी चीज़ की जो गुड्स की जो वैल्यू है, प्राइस है, उसके अंदर जो डिडक्ट करके हम सेल करते हैं या परचेज़ करते हैं, तो वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट होता है. ट्रेड डिस्काउंट क्या है? मीनिंग इट इज़ ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स अलाउड बाय द सेलर टू द बायर फॉर बाइंग गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू. बल्क परचेज डिस्काउंट, कि अगर रिडक्शन इन प्राइस, कीमत के अंदर कोई भी कमी आना ऑफ द गुड्स अलाउड फॉर बाय द सेलर, कि सेलर ने कोई भी आपको कीमत में कमी दी है या छूट दी है, ठीक है. द बायर फॉर बाइंग गुड्स फॉर ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू, जो भी ख़रीदार जो है, ख़रीदने वाला, वो किसी भी वैल्यू को दे रहा है, उसके अंदर उसको डिस्काउंट मिल रहा है. वन से डिस्काउंट इज़ अलाउड, कोई भी ऐसा डिस्काउंट अलाउड हो. परचेज सेल्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट देयर नेट वैल्यू. परचेज माइनस ट्रेड डिस्काउंट एंड सेल्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट रेस्पेक्टिवली. परचेज हो या सेल हो, उसके अंदर से ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो जाएगा. सच ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड एंड द सेल ऑफ गुड्स, कि इस तरह का जो डिस्काउंट होता है वो अलाउड होता है. देयरफॉर इट इज़ अलाउड ऑन बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल. जीएसटी इज अप्लाइड एट द नेट वैल्यू ऑफ सेल्स. आफ्टर डिस्काउंट जो वैल्यू आती है उसके ऊपर जीएसटी अलाउड होती है. इज़ दैट क्लियर? ओके. एडवांटेजेस क्या होते हैं? इट इम्प्रूव सेल्स बाय एनकरेजिंग द परचेजर टू बाय लार्ज क्वान्टिटीज़. जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो एक तरह से हम उसे जो परचेजेज है ना उसको प्रमोट करते हैं कि ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे. अगर हमें डिस्काउंट मिलेगा तो हम ज़्यादा चीज़ें खरीदने में इंटरेस्ट लेंगे. इट रिड्यूसेस द परचेज कॉस्ट ऑफ द परचेजर एंड देयरफॉर कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू फेस कंपटीशन. कि जैसे कोई भी लोग हैं, कहीं पर सेल हो रही है, सेल लग रही है, तो वो लोग क्या करेंगे, 10% डिस्काउंट दे रहे हैं एंड दूसरा जो सेलर है वो नहीं दे रहा है, तो उससे क्या होगा, परचेज़ की जो हमारी कॉस्ट है वो हमें कम हो रही है. तो यहाँ पर क्या होगा, कंपटीशन हो सकता है. तो जो डिस्काउंट दे रहा है, जितने भी बायर्स हैं वो उसके पास ही जाएंगे ऑब्वियसली. इट इंक्रीजेज द प्रॉफिट मार्जिन फॉर द रिटेलर. ये जो रिटेलर होता है ना, जिसको प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाते हैं. एंड हेल्प्स देम अर्न मोर प्रॉफिट्स बाय मेकिंग सेल्स एट प्लेस्ड प्राइस. और इससे क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है ना, ज़्यादा प्रॉफिट हम बना सकते हैं अपना. डिफरेंशियल प्राइसिंग में बी फॉलोड बाय रीसेलर as it enables them to sell at different price without even reprinting the catalog or changing the price given in the article. कैश डिस्काउंट क्या होता है? ये तो था ट्रेड डिस्काउंट. कैश डिस्काउंट, इट इज़ अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट ऑफ द अमाउंट. Such amount is recorded in the books for which it is treated as an expense by the party, allowing such discount income for the party receiving such discount.
क्या होता है जब हम टाइमली पेमेंट ऑफ द अमाउंट, ये वहाँ होता है जब हम टाइमली पेमेंट कर देते हैं। सच अमाउंट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स, कि ये जो अमाउंट है ये हम बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं और ये एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। एडवांटेजेस, इट हेल्प्स द सेलर ऑफ द गुड्स रियलाइजिंग द पेमेंट प्रॉम्प्टली एज इट एनकरेजेस द डेप्टर टू मेक द पेमेंट विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। इट रिड्यूसेस द बैड डेब्ट्स एंड इम्प्रूव्स कैश इनफ्लो ऑफ द बिजनेस। जब हमारे पास डायरेक्ट कैश आ रहा है, ठीक है, तो हमारा क्या है, कैश इनफ्लो बढ़ रहा है, इम्प्रूव हो रहा है, हमारी जो कैश है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। और ये बैड डेब्ट्स जो हैं कि भाई बाद में पेमेंट आ रही है नहीं आ रही है, इस चीज़ से हमें सुकून देता है। इट इनेबल सेल ऑफ गुड्स एज एट अ लोअर प्राइस बाय वे ऑफ बेटर कैश डिस्काउंट। इससे क्या है, जब हम कैश में चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं तो उससे क्या है कि हमारा जो बर्डन है ना, हाई रेट में चीज़ें मिलने का, वो ख़त्म हो जाता है। तो हमें लोअर प्राइस पर भी चीज़ें सही टाइप से मिल रही होती हैं। अकाउंटिंग, फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड फॉर कैश डिस्काउंट। ऑन रिसीविंग कैश डिस्काउंट, जब हमें कैश में डिस्काउंट मिलता है तो इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कि हमें क्रेडिटर का अकाउंट जिसको हम माल बेच रहे हैं तो यहाँ पर वो आ जाएगा, ठीक है। और टू कैश, कैश में कितनी पेमेंट जा रही है और डिस्काउंट में कितना हमें हो रहा है। ऑन अलाउिंग कैश डिस्काउंट, जब हम कैश अकाउंट डिस्काउंट कर रहे हैं, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू डेब्टर। Rebate, meaning it is a reduction in the price of the goods after the goods have been sold for reasons that then other than date for allowing trade discount. Goods sold when delivered to return to be of the lower quality, it is offered and allowed on sales completed in the past. इट इज़ ए रिडक्शन, ये एक तरह का प्राइस में रिडक्शन होता है ऑफ द गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। जब तक चीज़ें बेची जा चुकी होती हैं उसके प्राइस में जो रिडक्शन होता है, रीज़न किस रीज़न से, अदर देन डेट ऑफ अलाउिंग ट्रेड डिस्काउंट। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं, वो सोल्ड वैन डिलीवर्ड टर्न टू बी लोअर क्वालिटी, कि क्या होता है, गुड्स सेल करी जाती हैं। इट इज़ डिफर ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल कम्प्लीटेड इन द पास्ट, कि जो सेल्स हमारी पास्ट में कंप्लीट हो गई है ना, उसके मतलब उसके बेसिस पर दिया जाता है। अकाउंटिंग होता है एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स। इनपुट जीएसटी इज़ डेबिटेड, जीएसटी का जो इनपुट है वो डेबिट किया जाएगा। देयरफॉर एट द टाइम ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिबेट ऑन सच परचेज ऑफ गुड्स, input GST earlier debited will be reversed by crediting the respective GST account at the time of sale of goods। सेल के टाइम पर आउटपुट GST इज क्रेडिटेड, परचेज के टाइम पर तो GST डेबिट होएगी और सेल के टाइम पर GST क्रेडिट होएगी। एंट्रीज फॉर सम स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन्स, बैड डेब्ट्स। Bad debts, the amount that was receivable but could not be realized, कि जो अमाउंट हमें मिलना है पर वो मिला नहीं है, पार्शियली एंड फुली। या तो हमें यह कि किसी ने हमसे माल परचेज़ किया, उसका जो हमें अमाउंट आना था उसने हमें उसमें से 50% दे दिया, 50% उसने बोल दिया कि भाई बाद में ले लेना। सच अमाउंट दैट इज़ नॉट रिकवर्ड, ऐसा अमाउंट है वो रिकवर्ड नहीं हुआ है, इज़ अ लॉस टू द बिजनेस एंड रिकॉर्डेड एज बैड डेब्ट्स। ये जो लॉस है, ये जब तक वो पेमेंट हमारी नहीं आ जाती ये हमारा लॉस ही माना जाएगा, तो ये हम बैड डेब्ट्स में रिकॉर्ड करेंगे। इफ़ अमाउंट इज़ नॉट रिकवरेबल, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेब्टर्स पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर डेबिटर का नेम आ जाएगा। बीइंग द अमाउंट नॉट रिकवरेबल रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स,
क्लियर? इफ सम पार्ट ऑफ डेप्ट इज़ नॉट रिकवरेबल, यहाँ तो है कि फर्स्ट एंट्री में पूरा ही अमाउंट हमारा रिकवर नहीं हुआ है। सेकेंड एंट्री में बोलेंगे हम इफ़ सम पार्ट ऑफ डेप्ट इज़ नॉट रिकवरेबल, जैसे कि कैश अमाउंट जो हमें रिसीव्ड हो चुका था। एंड बैड डेब्ट्स में हम अमाउंट नॉट रिसीव्ड येट, जो अभी तक हमें नहीं मिला है। टू डेप्टर्स पर्सनल अकाउंट, टोटल अमाउंट ऑफ डेप्टर आ जाएगा यहाँ पर। बीइंग द अमाउंट रिसीव्ड एंड बैलेंस रिटर्न ऑफ एज बैड डेब्ट्स नॉट रिकवरेबल। यस, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। Bad debts recovered, the amount of bad debts recovered is a gain for the business because the amount was earlier written off as a loss। कि जो बैड डेब्ट्स का जो अमाउंट था ना, वो एक तरह का गेन है फॉर द बिजनेस बिकॉज द अमाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज ए लॉस। कि जब हमारा ये बैड डेब्ट्स है, ये पिछली एंट्री में क्या हुआ, रिकवर नहीं हुआ, लेकिन जब वो रिकवर हो गया तो जो हमारा वो लॉस में हमने एंट्री उसे समझ लिया था, अब वो हमारी प्रॉफिट में आ जाएगी, गेन हो जाएगा ये एक तरह का हमारा। ठीक है। सच अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स रिकवर्ड इज फर्स्टली क्रेडिटेड टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट एंड लेटर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट आ जाएगा डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। अब यहाँ पर कैश इन बैंक में आ रहा है, ठीक है, तो डेबिट कर देंगे, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड क्रेडिट में आ जाएगा। दैट फाइनल कि ये हमारा क्लियर हो गया है। कैश फॉर पर्सनल यूज़, अगर हम ड्राइंग्स की एंट्री करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, सच अमाउंट इज टर्म्ड एज ड्राइंग बाय द प्रोपराइटर। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़, कि अगर हम ड्राइंग्स अकाउंट को अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम बिजनेस से पैसा निकाल रहे हैं, तो हम उस पैसे को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट में करके टू कैश कर देंगे बीइंग कैश विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। Goods for personal use, such goods for personal use are also termed as drawing by the proprietor since GST was paid at the time of purchase of such goods। Goods for personal use, such goods for personal use are also termed as drawing, क्योंकि चाहे हम गुड्स निकालें चाहे हम पैसा निकालें, वो ड्राइंग्स में ही आएगा क्योंकि वो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं। Since input GST was paid at the time of purchase of such goods, goods निकाली जाएंगी तो वो परचेज ही मानी जाएगी। It is not be reversed at, it is not available to set off against the output GST। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने गुड्स निकाली हैं तो वहाँ पर GST भी लगेगा और परचेज में से क्रेडिट जाएगा अकाउंट। हमेशा ध्यान रखना कि अगर कैश निकाला जा रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाएगा ड्रिंक्स में, अगर गुड्स निकाली जा रही हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट किया जाएगा। इज दैट क्लियर? बीइंग द गुड्स रिटर्न फॉर पर्सनल यूज एंड GST देयरफॉर रिवर्स्ड। गुड्स गिवन एज चैरिटी, इट रिड्यूसेस द परचेज एज द गुड्स आर नॉट सोल्ड। मतलब जो हम अगर चैरिटी भी दे रहे हैं ना, तो हमारा क्या है कि परचेज़ का जो स्टॉक है वो हमारा ख़त्म हो रहा है, कम हो रहा है, परचेज़ में से जा रहा है माल। चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज़ एंड GST जो भी हमारा लगेगा, CGST, SGST, IGST जो भी गुड्स पर लगाया जा रहा है। गुड्स गिवन एज फ्री सैम्पल, अगर आप फ्री सैम्पल में गुड्स को दे रहे हैं, such distribution of goods encourages sales but is not the actual sale। कि अगर हम सेल में मान लो कि हमारे कुछ कस्टमर्स आए और उनको हम ये चाहते हैं कि वो हमारी कुछ आइटम्स ले जाएं, अगर उन्हें पसंद आ रही हैं तो जस्ट बाद में वो हमें ऑर्डर करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये हमारा जस्ट एन एडवर्टीज़मेंट है। ऑल्सो सिंस सच डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूसेस द स्टॉक ऑफ गुड्स, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो हमारा क्या है, स्टॉक को रिड्यूस कर रहा है। इट इज़ रिड्यूस्ड फ्रॉम द परचेज अलॉन्ग विद द इनपुट GST देयरफॉर। सो
advertisement account debit to purchase account to GST, import GST, SGST, IGST, whatever. फिर लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और डैमेज ऑन फायर, दिस इज़ अ लॉस। तो ये भी हमारा क्या है कि स्टॉक का लॉस है, ये हमारा स्टॉक से जा रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे दिस इज़ अ लॉस टू द बिजनेस विच इंक्रीजेज द एक्सपेंस, ये हमारा खर्च भी बढ़ा रहा है और क्या कर रहा है, स्टॉक को ख़त्म कर रहा है, कमी आ रही है स्टॉक में। तो यहाँ पर आ जाएगा लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और डैमेज ऑन फायर और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज टू GST। इफ़ द गुड्स स्टॉक इज इंश्योर्ड, एंट्री पास्ड इज एज फॉलोज। इंश्योरेंस कंपनी और डेबिट हो जाएगा, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू GST। If full amount of claim is received, if full amount of claim is received from the insurance company, bank account debit to insurance company. If insurance company does not pay full claim amount, अगर इंश्योरेंस कंपनी फुल अमाउंट दे देती है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी आ जाएगा। अगर कंपनी ने फुल अमाउंट हमें नहीं दिया है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट डेबिट क्लेम अमाउंट रिसीव्ड जितना किया है, फिर जो हमें नहीं हो सका है, अनरिसीवेबल है, वो हमारा लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और डैमेज और फायर अकाउंट में चला जाएगा टू इंश्योरेंस कंपनी। फिर यहाँ पर परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कि अगर फिक्स्ड एसेट है और हम इसकी परचेज या सेल कर रहे हैं, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, यहाँ पर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, उसके ऊपर GST लगेगी, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे पास क्या आ रही है, परचेज आ रही है, एसेट आ रही है, तो ये अकाउंट डेबिट किया जाएगा। और क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। और जितना हमने अकाउंट में, मतलब जितने हमने पैसे पे कर दिए हैं उतने तो हमारे कैश में जाएंगे, और जो हमारा रिमेनिंग अमाउंट है वो हमारा टू सप्लायर करके क्रेडिट में चला जाएगा, और GST जो लगेगी वो डेबिट में आनी है। ओके। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कैश अकाउंट डेबिट, इफ सोल्ड फॉर कैश या चेक, परचेजर्स अकाउंट डेबिट, सोल्ड ऑन क्रेडिट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस में प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू एक्सपेंस आ जाएगा। ड्यूरिंग द करेंट ईयर में जो हमारी योर रिलेट टू द फॉलोइंग अकाउंट ईयर, ठीक है। सन्ड्री एक्सपेंसेस, दीज आर द petty expenses that involves small amounts. Sundry or miscellaneous expenses debit to cash. Accrued income, it is the income which has been earned but has not received, मतलब अक्रूड इनकम हो जाएगी जो हमने मान ली है कि हाँ ये हमें मिलेगी। अक्रूड इनकम डेबिट टू इनकम अकाउंट। एडवांस इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीवेबल इन एडवांस, मतलब ये चीज़ें जैसे एडवांस में हमें कोई पेमेंट मिल गई है पर वो हमारी एक लायबिलिटी है, हमारी जिम्मेदारी है कि हमें वो काम अभी करना है, ठीक है। लेकिन हमें वो अपनी जो सर्विस है या गुड्स हैं वो हमें बाद में देकर उस चीज़ को अर्न करना है। डेप्रिसिएशन, इट इज़ द फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट विच डिक्रीजेज द एसेट वैल्यू इन द बुक एवरी ईयर। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। देखिए मेरा बेटा है 1 ईयर का है, बहुत नोटी है, मैं इसके साथ बहुत एंजॉय करती हूँ, पर मुझे मतलब अच्छा लगता है कि मैं टीचिंग भी करती रहूँ, साथ साथ लर्निंग करती रहूँ, तो ये मेरा बहुत हॉबी है, मेरी बहुत प्यारी सी, तो मैं इसके साथ साथ कंटिन्यू कर रही हूँ। तो थोड़ी सी आपको इसकी आवाज़ आएंगी बट डिस्टर्बेंस नहीं होगा, आप भी इसको एंजॉय करिए, इसकी प्यारी सी नन्ही सी आवाज़ को। ओके। बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। स्माइल, अरे मेरा सोना बेटा, अरे मेरा सोना बेटा, मम्मा को पढ़ाई करने दो।
मम्मा को पढ़ाने दो। कैश डिपॉजिटेड फॉर ओपनिंग एन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश ना। विड्रॉन फॉर ऑफ कैश फॉर ऑफिस यूज़, अगर हमने ऑफिस यूज़ के लिए कैश को विड्रॉ किया है तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। विड्रॉल ऑफ कैश फॉर पर्सनल यूज़, अगर पर्सनल यूज़ के लिए किया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक आ जाएगा। चेक पेमेंट ऑफ ए क्रेडिटर, कि अगर क्रेडिटर है उसका अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है, चेक से पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक। चेक इश्यू डिसऑनर्ड, अगर कैश चेक हमने इशू किया है वो डिसऑनर हो गया है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ठीक है। वो चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेब्टर। चेक रिसीव किया है डेब्टर ने, डेब्टर से, और डिपॉजिट से सेम डे जमा करा दिया है तो बैंक में पैसा आ जाएगा और डेब्टर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर एंड नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे, चेक रिसीव किया गया है लेकिन सेम डे डिपॉजिट नहीं किया गया है तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट एंड टू डेब्टर्स अकाउंट। लेटर एट द टाइम ऑफ डिपॉजिट बैंक अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड, जब हम उसे डेबिट करेंगे मतलब डिपॉजिट हो जाएगा वो बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा एंड चेक इन हैंड हमारा क्रेडिट चला जाएगा। चेक डिपॉजिटेड डिसऑनर्ड, डेब्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय ड्राफ्ट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि अगर एक्सपेंसेस की पेमेंट हो रही है तो। बैंक चार्जेस पेड, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ओके। बैंक चार्जेस ही पेड हुए हैं ना और बैंक से ही पैसा गया है सो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बैंक। बैंक इंटरेस्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट चार्ज हुआ है बैंक का, ठीक है। बैंक इंटरेस्ट अलाउड, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, कि बैंक ने इंटरेस्ट को अलाउ किया है तो यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक, कलेक्शन बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक लोन रिसीव रैपिड इन कैश, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक लोन repaid in check, bank loan account debit to bank, transfer of funds from one bank to another bank, one bank account debit to another bank account, opening entry, all the enterprises close their books of account on at the end of year, every year। तो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 मार्च टू 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, ठीक है। इन दिस प्रोसेस ऑल द नॉमिनल अकाउंट्स आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफरिंग देम टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ऑन पर्सनल एंड रियल अकाउंट्स बैलेंसेस आर कैरिड टू द नेक्स्ट ईयर नॉन एज क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। सच क्लोजिंग बैलेंस बिकम द ओपनिंग बैलेंस फॉर द नेक्स्ट ईयर, कि जो भी क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बैलेंस होता है एंड ओपनिंग जर्नल एंट्रीज पास्ड ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और कोई भी ओपनिंग एंट्री पास होती है जब ईयर स्टार्ट होता है। एट द टाइम ऑफ पासिंग एन ओपनिंग एंट्री ऑल एसेट्स आर डेबिटेड इंडिविजुअली वेयर एज कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आर इंडिविजुअली क्रेडिटेड एज शोन बिलो। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज to capital account, being balance of assets, liabilities and capital brought forward. In order to compute the amount of capital, following question can also be used. Capital जो होती है ना asset minus liabilities, कि जो भी हमारे पास टोटल एसेट है उसमें से जो हमारी लाइबिलिटी निकल जाती है तो वो उससे बचा हुआ जो हमारी कैपिटल होती है, रिमेनिंग अमाउंट इज़ कैपिटल। So capital equal asset minus liabilities। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो
अच्छा लगा। और ये जो एंट्रीज़ हैं आप ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ आपको। अकाउंटेंसी, ये जर्नल, आप ये सारे अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें बिल्कुल ही ना एग्जैक्टली जो वर्ड्स उनके लिए होते हैं, जो उनकी प्रॉपर डेफिनेशंस होती हैं, वो हमें कई बार तो ऐसा होता है कि चीज़ें मिक्स होती हैं लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है हमारे पास। तो आप इन्हें अपने पास रख लीजिएगा नोट्स बनाकर। बाकी नोट्स देखो हम पूरी लाइफ में बनाते आ रहे हैं, और मैं नहीं कहती कि आप नोट्स ही बनाइए, अगर आपकी चॉइस है, अगर आप बनाना चाहते हैं बनाइए। अगर आप पढ़कर भी आपके माइंड में अगर सेव रहती है चीज़ें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम पूरी लाइफ में लिखते रहते हैं। अगर हम उन चीज़ों को समझ लें एक तरीके से तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। आपके पास लिखने का टाइम है तो ज़रूर लिखिए, अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप उन्हें ध्यान से पूरी मतलब इंटेंशन होनी चाहिए आपकी, अच्छा होना चाहिए आपका जहन कि हाँ आप अच्छी तरह से ध्यान दें, समझें चीज़ों को, माइंड में सेव रखें, कंसंट्रेट करें खुद को, मतलब कंसंट्रेशन हो, और आप उन चीज़ों को पढ़ कर और अपनी तैयारी स्टार्ट करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। और जितने भी आपके कॉमर्स के फ्रेंड्स हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट वाले, आप उन्हें शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।